हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इस गुप्त साम्राज्य से संबंधित पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो गुप्त साम्राज्य को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले पार्ट 1 इसका जरूर देखें। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य, जो कि एक विस्तृत एकीकृत साम्राज्य रहता है, भारतीय इतिहास का पहला एकीकृत और विस्तृत साम्राज्य कहा जाता है मौर्य साम्राज्य को। तो जब मौर्य साम्राज्य का यानी एक विस्तृत साम्राज्य का पतन होता है, तो उस काल में दो परिस्थितियां भारतवर्ष में उत्पन्न होती है। एक तो कई देशी राज्यों का यानी कई छोटे छोटे देशी राज्यों का उदय होता है, जिसमें हमने देखा था कि शुंग वंश, कन्नव वंश और जो है चेदी वंश और सातवाहन वंश हमने देखे थे। वहीं जो दूसरी परिस्थिति के रूप में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है उस काल में जब भारत छोटे छोटे देशी रियासतों में बढ़ जाता है, तो कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी मध्य एशिया से भारत के उस उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत में आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, अपनी सत्ता को विस्तारित और स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में यानी कि विदेशी आक्रमण और देशी राज्यों के उदय के क्रम में क्या होता है कि भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे रियासतों में बढ़ जाता है। यानी कि एक विस्तृत साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। किंतु पुनः एक ऐसा काल आता है जहाँ एक बड़े साम्राज्य का अस्तित्व भारतीय इतिहास में देखा जाता है, और वह जो साम्राज्य है वह गुप्त साम्राज्य कहलाता है। यानी मौर्य वंश के पतन के पश्चात गुप्त साम्राज्य ही एक बड़े वंश के यानी साम्राज्य के रूप में उभरकर सामने आता है। इन दोनों वंशों के बीच में कई छोटे छोटे राजवंश और विदेशी आक्रमणकारी आए। तो इसी गुप्त साम्राज्य यानी एक विस्तृत साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य के बाद भारतीय इतिहास में देखा जाता है, उसी गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस गुप्त साम्राज्य के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसकी उत्पत्ति के स्रोत और जो है इसकी जानकारी के स्रोत के बारे में हमने देखा था, जिसमें साहित्यिक स्रोत भी देखे और उत्पत्ति के स्रोत में हमने देखा कि कई इतिहासकार जो है इन्हें कोई ब्राह्मण वर्ग का मानते हैं, कोई क्षत्रिय वर्ण के, तो कोई वैश्य, तो कोई शूद्र वर्ण के मानते हैं। फिर हमने देखा था कि इसके जो शासक थे, जो संस्थापक माने जाते हैं इस वंश के, श्री गुप्त, उनके बारे में हमने जाना। फिर उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनके पुत्र होते हैं घटोत्कच गुप्त, फिर हमने उनके बारे में भी जाना। इस वीडियो में जो है हम लोग स्पेशली गुप्त साम्राज्य के तीसरे जो प्रमुख शासक माने जाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, जो घटोत्कच गुप्त के पुत्र होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग उसके जो उत्तराधिकारी यानी चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, यानी गुप्त वंश के जो चौथे शासक माने जाते हैं, उनके बारे में यानी समुद्रगुप्त के बारे में भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है दोस्तों, इसका जो शासनकाल है, इसका शासनकाल 319 से 35 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यह जो है इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। यानी यह इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक भी माना जाता है और यह इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यह तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त रहता है, किंतु वह जो है बहुत छोटे स्तर पर इस साम्राज्य की नींव डालते हैं, इस साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उसके बाद उनके पुत्र होते हैं घटोत्कच गुप्त, और उसके बाद जो ये चंद्रगुप्त प्रथम है यानी इस वंश के तीसरे शासक, ये चंद्रगुप्त प्रथम ही है जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि इनके शासनकाल में ही जो है यह इस वंश की अधिक विकास होता है, इसका साम्राज्य विस्तार होता है। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इसका राज्याभिषेक 319 ईस्वी में होता है। और ये जो अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक गुप्त संवत चलाते हैं। यानी जो चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, वो जो उनका जब राज्याभिषेक होता है, तो वो अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत चलाते हैं, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है।
और ये जो गुप्त संवत है दोस्तों, उस काल में यानी सिर्फ गुप्त शासकों के द्वारा ही इसका उपयोग नहीं किया जाता था, बल्कि इनके अधीन जो शासक थे या जो इनके अधीन शासक नहीं भी थे, उनके द्वारा भी उस काल में इस संवत का उपयोग किया जाता था। हमने कुषाण वंश में देखा था कि जिस समय कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक होता है 78 ईस्वी में, तो वह एक शक संवत का आरंभ करवाता है। वहीं जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम, इनका जब राज्याभिषेक होता है 319 ईस्वी में, तो ये गुप्त संवत का आरंभ करवाते हैं 319 से 320 ईस्वी के आसपास। और ये जो है उपाधि धारण करते हैं कि जो महाराजा धीराज की उपाधि कही जाती है, यानी इनके द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है जो महाराज धीराज की उपाधि कही जाती है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो श्रीगुप्त है वह महाराज की उपाधि धारण करता है, वहीं जो इसका पुत्र रहता है घटोत्कच गुप्त, वह भी महाराज की उपाधि धारण करता है। तो उस काल में क्या होता है कि जो सामंती शासक रहते हैं, जो अन्य राजाओं के अधीन शासन करते हैं, तो उन्हें वो जो उपाधि धारण करते थे वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। यानी कि इस वजह से ही ये जो इतिहासकारों का अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि जो गुप्त शासक के जो संस्थापक श्रीगुप्त रहते हैं वो शायद कुषाणों के सामंत रहे होंगे। और वही जो इसका पुत्र रहता है घटोत्कच गुप्त, वह भी महाराज की उपाधि धारण करता है। तो हो सकता है कि जो घटोत्कच गुप्त है वह आरंभ में सामंत रहा होगा और फिर बाद में वह स्वतंत्र शासक बना होगा, किंतु ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है यह पहला स्वतंत्र शासक इस वंश का माना जाता है और यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। यानी उस काल में जो महाराजा धीराज की जो उपाधि वे शासक धारण करते थे जो स्वतंत्र शासक होते थे, स्वतंत्र शासक माने जाते थे। वहीं इनके जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना इनके विवाह से संबंधित मानी जाती है। यानी इनका जो विवाह है वह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ होता है। दोस्तों ये जो लिच्छवी है ये नेपाल और भारत के उत्तर भाग का क्षेत्र माना जाता है था उस काल में, और यहाँ की जो राजकुमारी रहती है उसके साथ इस चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह होता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का पहला शासक होता है जो वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करता है। दोस्तों हमने हर्यक वंश के बिंबिसार के बारे में पढ़ा था, उस समय हमने देखा था कि जो बिंबिसार रहता है हर्यक वंश का संस्थापक, वह भी जो है अपने साम्राज्य विस्तार का जो प्रयास है वह वैवाहिक संबंधों के आधार पर करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार जो यह चंद्रगुप्त प्रथम है यह कुमार देवी से विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करता है। यानी वैवाहिक संबंध को यह एक राजनीतिक आधार देता है और अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास करता है। जो लिच्छवी होता है उस काल में जो यह एक कुलीन वर्ग माना जाता था, एक कुलीन शासक वर्ग ये था। इससे संबंध स्थापित करने एक गर्व की बात मानी जाती थी एक मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो यह साम्राज्य विस्तार के लिए कुमार देवी से विवाह करते हैं जो लिच्छवी की राजकुमारी रहती है, और बदले में उन्हें वैशाली का क्षेत्र दिया जाता है और लिच्छवी का क्षेत्र भी जो है कुछ अन्य क्षेत्र बाद में इन्हें दिया जाता है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम को। और ये जो विवाह के उपलक्ष्य में यानी कुमार देवी के साथ जब इनका विवाह होता है तो यह 4 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी करते हैं अपने विवाह के उपलक्ष्य में, जिसमें कि चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार होता है एक, दूसरा होता है लिच्छवी प्रकार, तीसरा होता है राजा रानी प्रकार, और चौथा जो होता है सिक्के का प्रकार वह विवाह प्रकार। यानी कि ये जो चारों सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा अपने विवाह के पश्चात जारी किया जाता है, जिसमें जो यह पहला जो सिक्का है चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, इसमें जो है चंद्रगुप्त और जो उनकी पत्नी रहती है कुमार देवी उनका चित्र एक भाग में यानी सिक्के के एक भाग में अंकित रहता है, वहीं दूसरे भाग में यानी सिक्के के जो दूसरे भाग में है वह दुर्गा माँ सिंह पर सवार रहती है, उनका चित्र अंकित किया जाता है। वहीं जो सिक्के का दूसरा प्रकार है यह लिच्छवी प्रकार का सिक्का रहता है, जिसमें लिच्छवी शासकों से संबंधित यानी उसकी संस्कृति से संबंधित कुछ चित्र अंकित सिक्के पर किए जाते हैं। वहीं जो राजा रानी प्रकार है इस सिक्के में जो है चंद्रगुप्त प्रथम और जो उनकी पत्नी रहती है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी उनका चित्र अंकित किया जाता है।
वहीं जो वैवाहिक प्रकार का सिक्का है, यानी चौथा प्रकार जो रहता है स्वर्ण सिक्के का, वह दोनों के विवाह से संबंधित उस पर चित्र अंकित किया जाता है। यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पश्चात जो है चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवियों को प्रसन्न करने के लिए, उनके साथ संबंध अच्छा बनाने के लिए, संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए ये 4 प्रकार के सिक्कों का निर्माण करवाते हैं, जिसमें चारों सिक्कों में अपने और अपनी पत्नी या उसके कुल से संबंधित चित्रों को अंकित करवाते हैं, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से इस वैवाहिक संबंध को और अधिक मजबूत बनाता है। यानी इस लिच्छवी से संबंध को और अधिक मजबूत बनाने का एक प्रयास कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो ये थे दोस्तों गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक, यानी तीसरे और प्रथम प्रमुख शासक कह सकते हैं इनको, जो पहला स्वतंत्र और शासक और इस वंश का संस्थापक माने जाते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब आगे जो हम लोग इस चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र रहते हैं समुद्रगुप्त, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये जो समुद्रगुप्त रहता है दोस्तों, यह सिर्फ गुप्त साम्राज्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास का एक बहुत ही पराक्रमी और प्रतापी शासक माना जाता है, जिसने अपने पराक्रम वीरता के आधार पर संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। और ये जो समुद्रगुप्त है, ये अपने शासन काल में कई उपाधि धारण करता है, जिसमें कि परम भट्टारक, विक्रमांक, अश्वमेघ कर्ता और धरणीबंध आदि उपाधि वह अपने शासन काल में धारण करता है। कई पुस्तकों में परम भट्टारक और विक्रमांक की उपाधि का जिक्र किया गया है। वहीं जो है अश्वमेघ कर्ता और धरणीबंध की उपाधि का भी जिक्र किया गया है। दोस्तों ये जो अश्वमेघ कर्ता इन्हें कहा गया है, उस काल में इनके द्वारा एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। उस काल में जो अश्वमेघ यज्ञ का जो आयोजन होता था, वह शासक के द्वारा अपने प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए किया जाता था। यानी कि वह अश्वमेघ यज्ञ करते थे और यज्ञ के बाद एक घोड़े को एक संदेश के साथ छोड़ देते थे, और ये जो घोड़ा है जिस राज्य में जाता था, वह जिस राज्य से ये गुजर जाता था वह राज्य उसके अधीन हो जाता था, और अगर इस घोड़े को रोका जाता था तो फिर उन दोनों के बीच युद्ध होता था। तो इस प्रकार क्या होता था, उस शासक को हराने के पश्चात अपने साम्राज्य में उसे मिला लिया जाता था। तो ये अश्वमेघ यज्ञ इनके द्वारा किया गया था, तो इस वजह से इन्हें अश्वमेघ कर्ता भी कहा गया है। वहीं जो धरणीबंध भी इन्हें कहा गया है। धरणीबंध का अर्थ होता है धरती को बांधने वाला। क्योंकि यह जो समुद्रगुप्त रहता है, मौर्य साम्राज्य के पश्चात ये जो गुप्त शासक में पहला शासक रहता है समुद्रगुप्त, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है, उसे जीतने का प्रण लेता है और उसे अपने साम्राज्य में मिलाने, संपूर्ण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास करता है। इस वजह से यह धरणीबंध कहलाते हैं, यानी कि संपूर्ण धरती को बांधने वाला, संपूर्ण धरती को बांधने का प्रयास करने वाला, इसलिए इन्हें धरणीबंध भी कहा गया है। वहीं जो यूरोपीय इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, इन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा है। दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यानी कि जो यूरोपीय इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, इन्होंने जो समुद्रगुप्त है इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि नेपोलियन है वह संपूर्ण यूरोप को जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। इस वजह से विंसेंट स्मिथ ने, चूंकि समुद्रगुप्त भी संपूर्ण भारत को जीतने का प्रयास करता है, अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास करता है, इस वजह से जो विंसेंट स्मिथ है उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किंतु कुछ भारतीय इतिहासकार इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो नेपोलियन रहता है वह कुछ युद्ध अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में हारता है, किंतु ये जो समुद्रगुप्त है अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जितने भी युद्ध करता है वह एक भी युद्ध नहीं हारता है। तो इस वजह से कुछ भारतीय इतिहासकार है इसका विरोध करते हैं, और उनका कहना है कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन न कह करके जो नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने शासन प्रशासन के यानी साम्राज्य विस्तार के क्रम में एक भी युद्ध नहीं हारा, और जो नेपोलियन है वो अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में कई युद्ध उनके द्वारा हारा गया था।
वहीं जो इनके साम्राज्य विस्तार से संबंधित और उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का जानने का जो आधार है वह प्रयाग प्रशस्ति माना जाता है। यानी प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी मिलती है, चाहे उनका उत्तराधिकार से संबंधित जानकारी हो या फिर उनके साम्राज्य विस्तार से संबंधित जानकारी हो। इन सब से संबंधित जो जानकारी है, उनके जीवन से संबंधित जो जानकारी का महत्वपूर्ण आधार है वह प्रयाग प्रशस्ति माना जाता है, जिसका निर्माण कवि हरिसेन के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है यानी प्रयाग प्रशस्ति का जो निर्माण है श्लोक के आधार पर किया गया है। इसके जो चौथे श्लोक में है इसके उत्तराधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। वही जो चौथा श्लोक है वह तो इसके उत्तराधिकार से संबंधित श्लोक माना जाता है, यानी उस उत्तराधिकार से संबंधित जानकारी चौथे श्लोक से मिलता है। वहीं जो सातवां श्लोक है उसमें जो है आपका समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार से संबंधित जानकारियों का पता चलता है। यानी चौथे श्लोक में इसके उत्तराधिकार से संबंधित जानकारी दी गई है और वहीं जो सातवां श्लोक है उसमें इसके साम्राज्य विस्तार से संबंधित जानकारी दी गई है। और इस प्रयाग प्रशस्ति में ही इसे लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी पुकारा गया है। यानी लिच्छवी दोहित्र यानी कि जो कुमार देवी रहती है, लिच्छवी राजकुमारी, इसका जो विवाह है इनके पिता चंद्रगुप्त से हुआ रहता है और इस वजह से इनका जन्म जो है यानी कुमार देवी से ही माना जाता है। तो लिच्छवी दोहित्र के रूप में प्रयाग प्रशस्ति में इनका जिक्र मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति से उत्तराधिकार और साम्राज्य विस्तार की जानकारी इससे संबंधित मिलती है। वही जो है समुद्रगुप्त के द्वारा ताम्रपत्र का भी निर्माण करवाया गया, जिसमें कि दो महत्वपूर्ण ताम्रपत्र माने जाते हैं, एक गया में स्थित है और एक नालंदा में स्थित है। तो दो ताम्रपत्रों का भी निर्माण समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया है। वही जो ऐरन अभिलेख है, ऐरन अभिलेख का निर्माण भी समुद्रगुप्त के द्वारा ही करवाया जाता है, जिसमें उनके पत्नी दत्त देवी का जिक्र मिलता है। यानी इस ऐरन अभिलेख में जो है उनकी पत्नी दत्त देवी का नाम अंकित किया गया है। और इस ऐरन अभिलेख में जो है उनकी तुलना पृथु व राघव जैसे राजा से उनकी तुलना की गई। यानी उस काल में ये पृथु और राघव नाम के राजा थे जो बहुत प्रतापी थे, किंतु उससे भी महान प्रतापी शासक के रूप में इस समुद्रगुप्त का जिक्र इस ऐरन अभिलेख में किया गया है। वही जो है इस ऐरन अभिलेख में उन्हें प्रसन्न अवस्था में कुबेर के समान बताया गया है और जो क्रोधित अवस्था में उन्हें यमराज के समान बताया गया। यानी इस ऐरन अभिलेख में जो है ये समुद्रगुप्त के नेचर से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें ये बताया गया कि जब वो प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो वो कुबेर के समान दयालु होते हैं, वहीं अगर वो क्रोध की अवस्था में रहते हैं तो वह यमराज के समान क्रोधित यानी विकराल रूप धारण कर लेते हैं। यानी अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के समय बुरा व्यवहार वो करते हैं। अब हम लोग उनके विजय अभियानों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उनके द्वारा यानी बहुत से राजाओं को हरा करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। यानी कि समुद्रगुप्त के जो पिता रहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जब उनसे इनको उत्तराधिकार मिलता है तो उस समय मगध और उसके आसपास का जो क्षेत्र रहता है, जिसमें वैशाली लिच्छवी का कुछ क्षेत्र रहता है, यानी उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र इनको उत्तराधिकार के रूप में मिलता है। किंतु ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में विभिन्न राजाओं विभिन्न शासकों के साथ युद्ध करते हैं और उन युद्ध में हरा करके उनके राज्य को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाते चले जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, उनका साम्राज्य विस्तार होता चला जाता है। तो ये अपने विजय अभियान में आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराते हैं और जो दक्षिण भारत के 12 राजाओं को ये हराते हैं। यानी आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के जो यानी कि मगध के आसपास का जो राज्य रहता है, क्षेत्र रहता है, उसमें 9 राजाओं को ये हराते हैं और उनको हराने के बाद वो अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। वही जो दक्षिण भारत की हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत के 12 राजाओं को ये यानी हरा करके 12 क्षेत्रों को 12 राज्यों को ये जीत करके अपने साम्राज्य में
मिला लेते हैं। तो ये इनके विजय अभियान से संबंधित तथ्य थे। वहीं जो इस यानी इनके जीवन से संबंधित ये जो चाहे वह उनकी माता से संबंधित जानकारी हो, चाहे इनके राज्याभिषेक से संबंधित जानकारी हो, चाहे इनके साम्राज्य विस्तार से संबंधित जानकारी हो, इन सभी जानकारियों का जो सबसे मजबूत आधार है यानी जानकारी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वह प्रयाग प्रशस्ति ही माना जाता है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों, ये अशोक के द्वारा निर्माण किया जाता है। यानी प्रयाग प्रशस्ति का जो निर्माण है वह अशोक के शासन काल में होता है। दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में देखा था यानी अशोक के मौर्य काल वाले वीडियो में कि किस प्रकार से सर्वप्रथम जो अशोक के द्वारा ही अभिलेखों का निर्माण आरंभ किया जाता है। तो इस अभिलेख यानी प्रयाग प्रशस्ति का जो निर्माण है वह अशोक के शासन काल में अशोक के द्वारा ही किया जाता है, जो कौशाम्बी में स्थापित किया जाता है इसके निर्माण काल में। किंतु बाद में जो मुगल काल का शासक होता है अकबर, वह क्या करता है कि इस अभिलेख को प्रयाग में स्थानांतरित करता है, स्थापित करता है। और उसमें जो है प्रयाग में स्थापित करने के बाद उसमें जहांगीर और बीरबल से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को उसमें अंकित किया जाता है। यानी कि मुगल काल में जो अकबर है इसके द्वारा इस अभिलेख को कौशाम्बी से प्रयाग में स्थापित किया जाता है, तब से यह प्रयाग अभिलेख के नाम से ही जाना जाता है। किंतु ये जो समुद्रगुप्त के शासन काल में क्या करता है, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि रहता है हरिसेन, उसके द्वारा क्या होता है कि इस अभिलेख में यानी जो अशोक ने जो निर्माण करवाया होगा यानी जो शिला पर जिस पत्थर पर इस अभिलेख का निर्माण करवाया था उस अभिलेख पर कुछ ऐसा स्थान बचा होगा, खाली स्थान होगा, उसमें जो ये कवि हरिसेन है या समुद्रगुप्त के जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को उस पर अंकित करता है। तो यह प्रयाग प्रशस्ति ही इनके जीवन से संबंधित बातों को जानने का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज की भी संज्ञा दी गई है, यानी कि इन्हें कविराज भी कहा गया है। बहुत से एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि किस भारतीय शासक को कविराज की संज्ञा दी गई या कविराज के नाम से पुकारा गया है। तो समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का एक महान शासक रहता है उसे ही कविराज की संज्ञा दी गई है। वही जो है समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्के पर चित्र अंकित करवाया, यानी समुद्रगुप्त ने एक सिक्के में अपने आप को वीणा बजाते हुए चित्र अंकित करवाया है। तो इससे उनके कला प्रेमी होने का जिक्र का पता चलता है। यानी उन्होंने जो वीणा बजाते हुए चित्र अंकित करवाए हैं सिक्के पर, तो इनसे उनके कला प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब हमने जो विजय अभियान में देखा था कि किस प्रकार से जो है आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीतकर वह और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। वहीं उनकी जो विजय नीति है वह ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहलाती थी। यानी जो विजय अभियान के क्रम में जो उनकी विजय की नीति रहती थी वह ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहलाती थी, जिसमें ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह 3 भाग में वह बांट करके अपने विजय नीति को, अपने विजय अभियान को वह संपन्न करते थे। में क्या करते थे कि जब किसी शासक पर, किसी राज्य पर आक्रमण करते थे तो उसे जीत करके ग्रहण करते थे, यानी अपने साम्राज्य में मिलाते थे। फिर क्या करते थे कि उस शासक को वह राज्य लौटा देते थे, यानी उन्हें क्षमा करके वह राज्य उसको दे देते थे उस पर शासन करने के लिए। यानी उन्हें मोक्ष दया दान करके वो उस शासक को उसका राज्य लौटा देते थे, किंतु वह उसके अंदर में यानी शासन करता था। तो ये उनकी नीति थी, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह को। यानी किसी राज्य पर पहले आक्रमण करके उसे जीतना है, अपने में मिला लेना है, फिर उस शासक को दया या क्षमा दे करके उस राज्य को उसे लौटा करके उसे अपने अधीन शासन करने के लिए विवश करते थे, आदेश देते थे। तो ये उनके विजय की नीति थी, जो ग्रहण, मोक्ष,
अनुग्रह के नाम से जानी जाती थी। तो ये थे दोस्तों गुप्त साम्राज्य से संबंधित चंद्रगुप्त प्रथम, जो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं इस वंश के, यानी इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। उनके बारे में हमने जाना। फिर उनके जो उत्तराधिकारी रहते हैं, उनके पुत्र समुद्रगुप्त, इनके बारे में आज हमने जाना। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके अन्य शासकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।